हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 170 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू पेन और मास्टर जिंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि लाइटनिंग का उस लड़के के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। वो दोनों गूस एंड डोंग को अपने जाल में नहीं फंसा पा रहे होते। ज़ू पेन कहता है अगर हम इसे अपने जाल में नहीं फंसा पाए तो ये हमें मार डालेगा, इसलिए हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इसको मारना होगा। तो मास्टर जिंग से कहता है मास्टर जिंग आपके पास जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको यूज करते हुए इस अरे फॉर्मेशन को फुल स्ट्रेंथ के साथ यूज करें। मास्टर जिंग उसे कहते हैं हाँ ठीक है क्यों नहीं, और फिर वो दोनों ही अपनी फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए उसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे वो अपनी थंडर फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाते हैं वो चारों डीमन वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि गूस एंड डोंग भी उनकी तरफ देख रहा होता है। ज़ू पेन कहता है गूस एंड डोंग अगर तुम इस फॉर्मेशन की पावर से भी नहीं मरते, इसके बाद भी यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े रहते हो, तो इसका मतलब तुम मेरे कर्मा का फल हो, तुम ही मेरा अंजाम हो, यानी मैं तुम्हारे हाथों से मरने वाला हूँ। इस बार क्योंकि वो अपनी थंडर फॉर्मेशन की फुल पावर को यूज कर रहे हैं, इसलिए उस थंडर फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे लाइटनिंग के बने हुए ड्रैगन्स निकलते हैं जो कि सीधे जाकर गूस एंड डोंग के ऊपर गिरते हैं। लेकिन गूस एंड डोंग भी डरने की बजाय अपने पंच को रेडी करता है और ऊपर की तरफ एक जबरदस्त पंच लगाता है। सेंटोंग के सिर्फ एक ही पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे के सारे थंडर ड्रैगन्स वहीं पर डिस्पर्स हो जाते हैं, और सिर्फ वही नहीं उस थंडर स्टॉर्म माउंटेन के ऊपर जितने भी बादल होते हैं वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं और उनकी अरे फॉर्मेशन भी टूट जाती है, जिसकी वजह से मास्टर जिंग और ज़ू पेन भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उन दोनों के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर जिंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ज़ू पेन से कहते हैं ये तो वाकई में इनविंसिबल स्कम्प है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे वाकई में यकीन हो गया है कि पूरे के पूरे टिंजू एम्पायर ने इसी के खिलाफ फाइट की थी और वो सारे इसके हाथों हार गए थे। वहीं पर आसमान की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर थंडरस्टॉर्म माउंटेन के ऊपर हमेशा ही बादल रहते हैं और बिजलियां चमकती रहती हैं। वहाँ पर आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है और नीला आसमान दिखाई दे रहा होता है। ज़ू पेन मास्टर जिंग से कहता है मास्टर जिंग ये गैम्बलिंग मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे अपनी टीम का हिस्सा बना पाएंगे, हम इसे जीत नहीं सकते, हम इससे पूरी तरह से हार चुके हैं, मैं गिव अप करने वाला हूँ। मास्टर जिंग भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं आज पहली बार मैं ज़ू पेन को गिव अप करते हुए देख रहा हूँ। ज़ू पेन ने पहले कभी भी किसी चीज के लिए हार नहीं मानी। ज़ू पेन मास्टर जिंग से कहता है मास्टर जिंग थंडर क्लाउड्स को वापस बुला लो ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। मास्टर जिंग फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हुए थंडर क्लाउड्स को वापस बुलाते हैं। वहाँ पर फिर से बादल बनना शुरू हो जाते हैं। इस बार से गूस एंड डोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सब लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम लोग फिर से लाइटनिंग का यूज करने वाले हो। इस बार वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वहीं ग्राउंड के ऊपर पाँव मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पूरी जमीन हिलना शुरू हो जाती है। मास्टर जिंग और ज़ू पेन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। गूस एंड डोंग इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और फिर ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है। वो ग्राउंड के ऊपर इतना जबरदस्त पंच मारता है कि आसपास का जितना भी ग्राउंड होता है वो सारा टूटना शुरू हो जाता है। मास्टर जिंग और ज़ू पेन भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर जिंग चिल्लाकर कहते हैं इस लड़के की पावर तो इंसेन है, ये तो इस पूरे की पूरी माउंटेन को ही तबाह कर देगी। ज़ू पेन जल्दी से पीछे की तरफ भागता है और उन सभी से कहता है हम सब लोग इससे निबट नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से ग्राउंड के अंदर चले जाओ वरना हम सब लोग इसकी पावर से मारे जाएंगे। और फिर वो सारे लोग ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, जबकि वहीं पर दिखाते हैं एक जबरदस्त बड़ा सा धमाका होता है और पूरे का पूरा थंडरस्टॉर्म माउंटेन वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि गूस एंड डोंग वहीं पर गड्ढे के सेंटर में खड़ा होता है। धमाके के इफेक्ट के खत्म होने के बाद दिखाते हैं ज़ू पेन और मास्टर जिंग मिट्टी के अंदर से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर चले गए थे धमाके के इफेक्ट से बचने के लिए। ज़ू पेन गड्ढे से बाहर निकलने के बाद सामने की तरफ देखता है तो सामने जहाँ पर पहले थंडरस्टॉर्म माउंटेन हुआ करती थी वहाँ पर अब सिर्फ एक चटियल ग्राउंड है। ज़ू पेन कहता है आखिर इसको इंसान कौन कहता है, ये एक इंसान नहीं, ये तो एक मॉन्स्टर है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसने अपने सिर्फ एक ही पंच से 100 मील के दायरे में जितना कुछ भी था वो सब कुछ तबाह कर दिया है। फिर वो चारों डीमन भी मिट्टी के अंदर से बाहर निकलते हैं। वायलेंट डीमन कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर स्टुअर्ट ज़ू पेन ने हमें वक्त पर नहीं कहा होता कि हम लोग ग्राउंड के अंदर चले जाएं वरना हम भी इसके साथ ही मारे जाते। इसने तो पूरी की पूरी थंडरस्टॉर्म माउंटेन को ही उड़ा दिया है। वायलेंट डीमन गड्ढे से बाहर निकल रहा होता है और कहता है गूस एंड डोंग एक मॉन्स्टर है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, चाहे ज़ू पेन हमें कितना ही ज्यादा टॉर्चर क्यों ना कर ले, हम दोबारा कभी भी गूस एंड डोंग के साथ पंगा नहीं लेंगे। बाकी के सारे भी उसे कहते हैं हाँ हम लोग आज के बाद कभी भी ज़ू पेन की इस बात के लिए नहीं मानेंगे, हम लोग गूस एंड डोंग से फाइट करने के काबिल नहीं है। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं कि गूस एंड डोंग उन चारों के पीछे खड़ा होता है और उन चारों से कहता है मैंने तुम चारों को पकड़ लिया, और वो चारों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सेंटोंग उन चारों से कहता है तुम चारों में से मेरे ऊपर पंच किसने मारा था, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। चारों डीमंस में से 3 डीमन वायलेंट डीमन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं इसने तुम्हें पंच मारा था। वायलेंट डीमन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वायलेंट डीमन चिल्लाकर उसे कहता है ये मेरी गलती नहीं है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, अगर मुझे फोर्स ना किया गया होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। सेंटोंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें फोर्स किया था। वायलेंट डीमन इशारा करके ज़ू पेन की तरफ बताने लगता है कि ज़ू पेन ने मुझे फोर्स किया था, लेकिन वहीं पर उसका मुंह बंद हो जाता है क्योंकि ज़ू पेन अपने ब्लड वर्म को यूज करते हुए उसका मुंह वहीं पर बंद करवा देता है। ज़ू पेन हंसते हुए फिर से नाटक करना शुरू करता है और भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है गूस एंड डोंग चलो शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए, तुमने हमारी जान बचा ली।
जूफेन भागते हुए जाकर उसको गले से लगा लेता और कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए। मुझे तो लगा था कि हम लोग तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं देख पाएंगे। हु सेंटोंग जूफेन को पीछे की तरफ हटा देता है। जूफेन उसे कहता है, क्या हुआ? सेंटोंग उसे कहता है, जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो, मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया था एक 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट ढूंढने के लिए, लेकिन तुम वहाँ से भाग आए और यहाँ पर थंडरस्टॉर्म माउंटेन पर आकर छुप गए। और ऊपर से तुम लोगों ने यहाँ पर एक लाइटनिंग अरे भी क्रिएट की हुई थी। क्या तुम सब लोग मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो या मुझे पकड़ना चाहते थे? जूफेन आगे से हंसते हुए उससे कहता है, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमें तो लाइटनिंग अरे के बारे में पता ही नहीं है। हु सेंटोंग जूफेन से पूछता है, तो क्या ये लाइटनिंग अरे वाली फॉर्मेशन तुमने नहीं बनाई? जूफेन उसे कहता है, नहीं, हमने ये फॉर्मेशन नहीं बनाई है, तुम्हें इस बारे में पता नहीं, हम लोग भी तुम्हारे साथ इसी फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे। वो चारों डीमन भी जूफेन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये इससे क्या बात कर रहा है। हु सेंटोंग भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम भी यहीं पर इस फॉर्मेशन में फंसे हुए थे? जूफेन उसे कहता है, हाँ, हम लोग इसी फॉर्मेशन में फंसे हुए थे, वरना हम तो कब के तुम्हारे पास 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट लेकर आ जाते। सेंटोंग की बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जूफेन से कहता है, तो इसका मतलब तुम सब लोग इस फॉर्मेशन में मेरे लिए फंसे हुए थे, यानी तुम मेरे लिए इंग्रेडिएंट लेने के लिए आए थे और तुम इस फॉर्मेशन के अंदर फंस गए। जूफेन सेंटोंग से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक 6th ग्रेड की लाइटनिंग अरे क्यों है? चलो मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट है, उसी इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ने यहाँ पर 6th ग्रेड की लाइटनिंग अरे फॉर्मेशन बनाई थी, ताकि कोई भी उस 8th ग्रेड के इंग्रेडिएंट को यहाँ से ले ना सके। तुम्हारे लिए वो 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट लाने के लिए हमें इस फॉर्मेशन के अंदर फंसना पड़ा। हम लोगों ने चांस लिया, हमें लगा शायद हम यहाँ से 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट निकाल पाएंगे, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर फंस गए। वो तो शुक्र है तुम यहाँ पर टाइम पर आ गए और हम सब की जान बचा ली। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तुम हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम यहाँ से भाग गए? मैं तो तुम्हें बताकर आया था कि हम लोग एक 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट लेने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम्हें हमारे ऊपर जरा भी यकीन नहीं है? हु सेंटोंग भी आगे से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे लगा शायद तुम लोग भाग गए हो और मेरे पास वापस नहीं आने वाले, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। जूफेन सोच रहा होता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे इनविंसिबल्स कम कहते हैं, लेकिन इसका जहन अभी भी बच्चों वाला है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। मैं इसके सामने जो भी बात कह रहा हूँ वो उसको आसानी से मान रहा है, यानी कि इसको बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। सेंटोंग भी हंसते हुए जूफेन से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन साथ ही वो हैरानी के साथ पीछे की तरफ घूमता और कहता है, तुम सब लोग इस फॉर्मेशन अरे के अंदर ट्रैप थे, तो फिर से चारों आसानी के साथ इस अरे फॉर्मेशन के अंदर तैर कैसे रहे थे? ये तो आसानी से इसके अंदर घूम रहे थे और इनमें से एक ने तो मुझे पंच भी मारा था। अब उन चारों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता, जबकि वायलेंट डीमन बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वायलेंट डीमन ने तो उसको पंच मारा था। मास्टर जिंग भी सोच रहे होते हैं, हमारा ओरिजिनल प्लान यही था कि हम लोग इस लड़के को अपनी फॉर्मेशन के अंदर फंसाएंगे, लेकिन अगर वो फॉर्मेशन के अंदर नहीं आता तो फिर इन चारों को यूज करते हुए उन्हें फॉर्मेशन के अंदर लेकर आएंगे। जूफेन के ओरिजिनल प्लान के फेल होने के बाद जूफेन ने यही सोचा होगा कि हम लोग इस लड़के के सामने आकर ये बात करेंगे कि उसके इंग्रेडिएंट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और हम लोग भी इस फॉर्मेशन के अंदर फंस गए, लेकिन चारों डीमन ने तो हमें बहुत ही बुरी तरह फंसा दिया है। क्या पता था कि इन चारों डीमन में से एक आगे बढ़कर इसको पंच मार देगा। अब पता नहीं जूफेन इस बात को कैसे संभालेगा और क्या हु सेंटोंग उसकी इस बात को मानेगा या नहीं। मास्टर जिंग सोच रहे होते हैं, अब इन चारों में से एक ने इसको पंच मारा है तो क्यों ना हम लोग इन चारों की बलि दे दें। ऐसा करने से हम लोग यहाँ से साफ सुथरे बाहर निकल जाएंगे। वो चारों डीमन जूफेन की तरफ घबरा कर देख रहे होते हैं, जबकि हु सेंटोंग भी जूफेन की तरफ ही देख रहा होता है कि जूफेन उसे क्या जवाब देने वाला है। जूफेन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर उसे कहता है, क्या तुम्हें रे फॉर्मेशंस के बारे में पता है कि कितनी टाइप की रे फॉर्मेशंस होती हैं? हु सेंटोंग उसे कहता है, नहीं, मुझे रे फॉर्मेशंस के बारे में कुछ नहीं पता। जूफेन कहता है, मुझे लगा ही था, इसलिए तुमने ऐसी बात की। सेंटोंग उसे कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जूफेन कहता है, मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैं तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। कितनी टाइप की रे फॉर्मेशंस होती है मैं तुम्हें सबके बारे में बताता हूँ। जूफेन उसे कहता है, टोटल 1 से लेकर 12 तक के ग्रेड की फॉर्मेशंस होती हैं और इनके 3 टाइप्स होती हैं। एक फॉर्मेशन होती है ट्रैपिंग फॉर्मेशन, एक होती है किलिंग फॉर्मेशन और एक होती है धोखा देने वाली फॉर्मेशन, जिसमें आप नजर का धोखा खा जाते हैं। तब ये भी जिस रे फॉर्मेशन के अंदर तुम फंसे हुए थे वो थंडर फॉर्मेशन एक किलिंग टाइप थी, लेकिन इसी थंडर फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन टाइप थी जिसको तुम देख नहीं पाए, तो धोखा देने वाली फॉर्मेशन थी। हु सेंटोंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। जूफेन कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। उसी फॉर्मेशन के अंदर एक बिविल्डरिंग फॉर्मेशन थी, यानी कि वो नजर का धोखा वाली एक फॉर्मेशन थी। सेंटोंग चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एक धोखा देने वाली फॉर्मेशन में मैं फंस गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? सेंटोंग उसे कहता है, अब ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी किसी धोखा देने वाली फॉर्मेशन के अंदर नहीं फंसा। हो सकता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर मैंने कुछ फेक लोगों को देखा हो, लेकिन नाक मुझे कभी भी धोखा नहीं देती। उस फॉर्मेशन के अंदर मैंने इन चारों को अपनी नाक से स्मेल किया था, ये चारों वही हैं। सेंटोंग वायलेंट डीमन की तरफ देखता और कहता है, इस बंदे ने मुझे पंच मारा था और बात मुझे अच्छी तरह से याद है, ये कोई नजर का धोखा नहीं, इसने मुझे पंच मारा था। जूफेन उसे कहता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि उस फॉर्मेशन के अंदर तुम फंसे हुए थे, तुम्हारी नाक बहुत ज्यादा तेज है इसलिए तुम किसी भी इल्यूजन में नहीं फंस सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चारों भी उसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप थे, इसी वजह से इन्होंने तुम पर अटैक किया था। तो मैं इन
इन चारों से पूछता हूँ। सुपेन उन चारों से कहता है चलो जल्दी से बताओ क्या तुम लोगों ने गू सेंटोंग पर अटैक किया था। वो चारों रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं नहीं हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, हम लोग तो उस धोखा देने वाली फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे, हमें बहुत सारी इल्यूजन्स दिखाई दे रही थी, हमें लगा शायद हमारा दुश्मन है इसलिए हमने उसके ऊपर पंच मार दिया। गू सेंटोंग गुस्से के साथ उनसे कहता है अच्छा ठीक है तुमने अपने दुश्मन को पंच मारा था, चलो फिर मुझे ये बताओ कि वो दुश्मन कौन है जिसको तुमने मुझे समझकर पंच मार दिया। वो चारों ही ज़ू फैन की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं हम तो इसको पंच मार रहे थे, हमें लगा ये वहाँ पर सेंटर में खड़ा है और हमने इसको पंच मार दिया। जबकि ज़ू फैन उनकी बात सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 170 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।